हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर को वाइंड अप कर दिया था विद द लास्ट टॉपिक बीइंग ट्रांसफर ऑफ हीट, जिसमें हमने कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड कंडक्शन के बारे में पढ़ा था और उसमें कुछ दो न्यूमेरिकल्स किए थे। ठीक है, सो टुडे वी गोना स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज थर्मोडायनामिक्स। एंड बिफोर वी स्टार्ट विद थर्मोडायनामिक्स, लेट्स जस्ट गो थ्रू द सिलेबस कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें आपके हैं जो आपको कवर करनी है। देखिए, पहली चीज आपको कवर करनी है थर्मल इक्विलिब्रियम, उसके बाद हम चलेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आफ्टर दैट वी डील विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। इसके बाद हमने जाना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेसेस। द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। ये आपका इस थर्मोडायनामिक्स का पार्ट है जो आपका सिलेबस का हिस्सा है, जिसको हमने वाइंड अप करना है, जिसको हमने कवर करना है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज जो हमने यहाँ पे पढ़नी है वो हमें पढ़ना है कि देखिए थर्मल इक्विलिब्रियम से हम इसको शुरू करना है। ठीक है, बट बिफोर वी स्टार्ट विद थर्मल इक्विलिब्रियम हमें पता होना चाहिए जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं उसका मतलब क्या है। ठीक है, द थिंग व्हिच वी आर गोना स्टडी इज थर्मोडायनामिक्स। हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं थर्मो डायनेमिक्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा थर्मोडायनेमिक्स जो होती है एक ब्रांच होती है फिजिक्स की जो डील करती है विद ट्रांसफॉर्मेशंस। याद रखिएगा वर्ड्स को, जो डील करती है विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स को पे आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि बात हर किसी बच्चे को पता नहीं होगी, वो उससे डील करेगा तो उसको पता थर्मोडायनेमिक्स में सिंपल सी डेफिनेशन याद रखेगा पर उसको मतलब नहीं पता होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा थर्मोडायनेमिक्स क्या है, एक ब्रांच है फिजिक्स की जो डील करती है किसके साथ, विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी into other forms of energy and vice versa। इस बात का आपने ध्यान रखना है, ये आपकी क्या है, थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन है। ठीक है, इसके बेसिस पे एक सिंपल असर्शन एंड रीजन भी बहुत अच्छा बन सकता है, तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम आ रहे हैं मेन टॉपिक पे, जो आपका मेन टॉपिक है, डेफिनेशंस को हमने याद कर लिया यहाँ से। ठीक है, अब आपको यहाँ पे जो मेन टॉपिक है उसको एक बार स्टडी कर लेते हैं, जो क्या है आपका पहला टॉपिक है थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, पहला टॉपिक जो हम स्टडी करने वाले हैं वो क्या है आपका थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट विद थर्मल इक्विलिब्रियम हमें समझना चाहिए कि थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम पे हम बाद में आएंगे, बट इससे पहले एक वर्ड आपको समझना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। देखिए, कोई भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम देखिए, थर्मोडायनेमिकल पहली बात होती है थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को डिफाइन कैसे करते हैं। याद रखिएगा थर्मोडायनेमिकल सिस्टम जो होता है वो एक लार्ज कलेक्शन होती है ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, और वो सॉलिड लिक्विड गैसेस कॉम्बिनेशन में भी आपको अवेलेबल हो सकते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन जो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी, इसलिए हम इस पर फोकस नहीं कर रहे, बट हमें पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, तो याद रखिए कि थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम इसी का सब टॉपिक है, थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो याद रखिए कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में तब होगा जब उसके मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, व्हेन मैक्रोस्कोपिक, पेपर में बोल देगा माइक्रोस्कोपिक, आपको माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से डील नहीं करना है, बट रादर मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स, यानी मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स that characterize the system do not change with time। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना, और आपको ये चीज का पता होना चाहिए कि जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स है, ये याद रखिएगा मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स होते कौन से। इसमें आपके पास चला जाता है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कॉम्पोजिशन, साथ में मास। ठीक है, इन चीजों का आपने ध्यान रखना, ये जो मेन चीजें हैं एक्सेट्रा, इसके अलावा भी मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हो सकते हैं। ये अगर ये चेंज नहीं कर रहे किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के, तब हम कहते हैं सिस्टम किसमें है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। अब थर्मल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट को कंसीडर करते हैं। देखिए, इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आपसे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब ये जो टॉपिक है ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टॉपिक पे इतना फोकस नहीं किया जाता है,
किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ेंगे तो उस टॉपिक को हवा हवा में पढ़ा देते हैं, बट नहीं, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़े क्योंकि यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए समझिए सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आपने क्लासेस में स्टडी किया है, आपने वैसे भी पढ़ा होगा। सो हम अब थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं इसको, डिटेल इन द सेंस लाइक अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए कंसीडर करिए, आपने क्या किया, आपने दो गैसेस को कंसीडर किया है ए एंड बी, आपने दो गैसेस को कंसीडर किया है ए एंड बी। ठीक है, वो गैसेस जो है वो डिफरेंट कंटेनर में है, वो गैसेस जो है आपकी डिफरेंट कंटेनर्स में है। ठीक है, ये रही गैस ए, ये रही गैस बी। सिमिलरली इसी को चीज को हम थोड़ा दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को कंसीडर करेंगे। ठीक है, दोनों में ही गैस ए एंड गैस बी होगी। ठीक है, अब देखिए ये है गैस ए और ये है गैस बी। अब देखिए हुआ क्या, पहले केस में हमने क्या किया, पहले केस में ये जो हमने इन दोनों गैसेस को सेपरेट किया विद द हेल्प ऑफ अ वॉल। ठीक है, इसको हमने क्या किया, एक वॉल से सेपरेट किया। तो फर्स्ट केस में जो आपके पास जो वॉल है वो है आपके पास एडियाबैटिक वॉल। कौन सी वॉल है आपके पास, एडियाबैटिक वॉल है। और सेकेंड केस में जो वॉल आपके पास है वो कौन सी है, डाइथर्मिक वॉल है, डाइथर्मिक वॉल है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों केसेस को स्टडी करेंगे कि अगर आपकी एडियाबैटिक वॉल होगी तो क्या होगा और आपकी डाइथर्मिक वॉल होगी तो क्या होगा। एक एक करके इन चीजों को समझते हैं। देखिए इनिशियली क्या है, हमने क्या किया, दोनों गैसेस का टेम्परेचर जो है, प्रेशर जो है, हम एज्यूम करके चलते हैं यहाँ पे प्रेशर कितना है पी ए वी ए, और यहाँ पे प्रेशर कितना है पी बी वी बी। ठीक है, पहले हम एडियाबैटिक वॉल को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बात को समझिए कि जब भी दो गैसेस, अगर उसको एक एडियाबैटिक वॉल सेपरेट करिए, एडियाबैटिक वॉल्स को सेपरेट करने का मतलब क्या है, अगर एडियाबैटिक वॉल सेपरेट करे यानी कि वहां से हीट का एक्सचेंज क्या है, जीरो। हीट का एक्सचेंज क्या है, जीरो। हीट का एक्सचेंज जीरो है, इसका मतलब क्या है कि हीट जो है वो कंटेनर ए से कंटेनर बी तक नहीं जा रही, ना वो सराउंडिंग्स के साथ शेयर हो रही है। अगर आपके पास यानी कि पेपर में याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका मैच द कॉलम्स में भी आ सकता है और सर्चियल रीजन में भी आ सकता है, बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो होता क्या है, देखिए अगर आपकी एडियाबैटिक वॉल है उसमें क्या हीट एक्सचेंज क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज फाउंड दैट, आप देखिए आपको समझना पड़ेगा, अगर आपके पास कंडीशन ये है तो आपको बात समझनी पड़ेगी दैट any possible pair, any possible pair of values PA VA will be in equilibrium, will be in equilibrium, word important है क्योंकि कोई भी वैल्यू PA VA will be equilibrium, वो क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी with any other possible value, with any other possible value PB VB, यानी कि हर कंडीशन में पी ए वी ए जो होगा इक्विलिब्रियम में होगा विद पी बी एंड वी बी। ये बात क्लियर हुई। बट सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है जब आपकी वॉल क्या होगी, डाइथर्मिक वॉल होगी। अब देखिए डाइथर्मिक वॉल अगर आपके पास है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि डाइथर्मिक वॉल के केस में होता क्या है कि हीट का एक्सचेंज जो होता है अलाउ होता है, यानी कि इस केस में जो डी क्यू होगा कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, हीट का एक्सचेंज कुछ ना कुछ होगा। अब याद रखिए डायथर्मिक वॉल्स का मतलब क्या है, कंडक्टिंग वॉल्स, इसको याद रखिएगा पेपर में। देखिए कई बार क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, इन सिस्टम कंटेनिंग डायथर्मिक वॉल्स, तो आपको पता होना चाहिए डायथर्मिक वॉल का मतलब क्या है, कंडक्टिंग वॉल्स। इस बात का मतलब क्या है, कंडक्टिंग वॉल्स। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये क्लूज होते हैं पेपर में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर कंडक्टिंग वॉल्स है यानी कि हीट का एक्सचेंज होगा, यानी कि डी क्यू की वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर आपको ये चीज, और दूसरी बात इसमें एक्सपेरिमेंट में चीज का और ध्यान रखिएगा, सिर्फ हम इसको चेंज कर रहे हैं, ये डायथर्मिक वॉल्स है, बाकी की वॉल्स जो है ये वाली वॉल्स है वो क्या है, इंसुलेटेड है, वहां से कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये वॉल भी क्या है, इंसुलेटेड है, यहाँ से कोई एक्सचेंज होगा नहीं, जो होगा ये जो ए और बी के बीच में कंपैरिजन है हम उसके थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, अब समझिए अब होगा क्या, ए से लेके बी के बीच में क्या होगा या बी से लेके ए के बीच में क्या होगा, हीट फ्लो होगा। अगर हीट फ्लो होगा उसकी वजह से क्या होगा, या तो प्रेशर विल चेंज होगा, क्या, या तो प्रेशर विल चेंज, ठीक है, या क्या होगा, वॉल्यूम विल चेंज, या बोथ विल चेंज, बोथ विल चेंज।
तो एक एमसीक्यू आपके पास बन गया, ये तीनों पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है जब अगर आपके पास डायथर्मिक वॉल से कनेक्ट आपने उसको किया हुआ है। या अगर इसकी वजह से क्या होगा, जो प्रेशर्स पहले PaVa थे, ज्यूमिंग इसका प्रेशर भी हम क्या लेके चल रहे हैं, PaVa लेके चलते हैं, इसका प्रेशर भी हम क्या लेके चलते हैं, PvVb। ये इनिशियल कंडीशन है। अगर इनिशियली उसका प्रेशर PaV था और बी का प्रेशर PaVb था, तो अब आपके जो प्रेशर्स होंगे वो चेंज कर जाएंगे फ्रॉम PaVa से टू PA-Va। सिमिलरली PbVb से चेंज कर जाएगा PB डैश एंड VB डैश में वॉल्यूम चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और ये चेंज कब तक होगा, जब तक ये दोनों इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। ये चेंज तब तक होगा टिल न्यू इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। न्यू इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। जब तक न्यू इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए। और जैसे ही न्यू इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, जैसे ही न्यू इक्विलिब्रियम जो होगा अटेन हो जाएगा, तो उस केस में हम देखिए व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, द मोमेंट आपने क्या हुआ, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। बहुत याद से सुनिएगा, नो मोर फ्लो ऑफ एनर्जी जो होगा बिटवीन टेक, तब क्या होगा, नो मोर फ्लो ऑफ एनर्जी, नो मोर फ्लो ऑफ एनर्जी। इक्विलिब्रियम अटेन हो गया ना, तो अब जितना टेम्परेचर पे जाना था उतना चला गया, तो अब क्या होगा, कोई और फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं होगा। तो यानी कि देखिए एक एमसीक्यू आपके पास बनता है ये, यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया ये, दूसरा क्वेश्चन बन गया ये, तीसरा क्वेश्चन बन गया ये कि एक बार इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए तो क्या होगा, तो आपके पास क्या होगा, फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं होगा। समझ गए। और ये जो कंडीशन है जहां पे फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर विल बिकम इक्वल। तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, विल बी अटेन्ड। अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, यहां से क्वेश्चन ये बनेगा कि थर्मल इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए वॉल्स कैसी होनी चाहिए। थर्मल इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए जो आपकी वॉल्स हैं वो कैसी होनी चाहिए, डाइथर्मिक वॉल्स होनी चाहिए, जहां से हीट का फ्लो पॉसिबल हो पाए। ठीक है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और ये आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यहां से पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, या असर्शन एंड रीजन में आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपके क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके यहाँ पे करने वाले हैं वो है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की सिंपल डेफिनेशन पढ़ के चले जाते हैं। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज मच मोर देन इट्स डेफिनेशन। उसका कॉन्सेप्ट इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कि अगर उसमें कोई एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने पे आए ना, ऐसे क्वेश्चन बना सकता है कि आपको समझ में ना आए कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो पहली बात जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन तो हमें सबको पता ही है कि ए एंड बी जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में है विद सी के साथ, क्या कह रहा है इसकी डेफिनेशन तो सबको पता है कि ए एंड बी ये क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है विद सी। तो होगा क्या, अगर ए एंड बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या होगा कि ए जो होगा वो बी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ये है आपकी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन। मैंने इसको लिखा नहीं है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर ए एंड बी सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी के साथ, तो ए एंड बी भी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो पहला क्वेश्चन आपके साथ बनता है वो बनता है, देखिए इसका एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या होगा, वो आपको क्वेश्चन में आपको ये बोलेगा, देखिए सिंपल क्वेश्चन देगा और ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा बट पेपर में समझ भी नहीं आएगा। देखिए वो क्या बोलेगा कि आपके पास क्या है, एक आपने कंटेनर लिया। ठीक, ये आपने कंटेनर लिया, उसी तरह से आपने यहाँ पे एक कंटेनर आपने और लिया। अब देखिए हुआ क्या, क्वेश्चन में क्या करेगा वो, क्वेश्चन में आपको वो बोलेगा कि आपके पास क्या है, आपने इस तरह से लिया, आपने यहाँ पे रखा गैस सी को रखा, यहाँ पे आपने गैस ए को रखा और यहाँ पे आपने गैस बी को रखा। अब कंडीशन आपके पास ये है, उसने पहले कहा कि आपने ए एंड बी के बीच में जो वॉल रखी है वो आपने रखी है एडियाबैटिक वॉल। वो आपको बोलेगा आपने यहाँ रखी है एडियाबैटिक वॉल, और आपने क्या किया, इनके बीच में आपने रखी है डाइथर्मिक वॉल।
यहाँ पे आपने रखी है डायथर्मिक वॉल। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, वो पूछेगा कि होगा क्या। तो होगा ये कि क्योंकि ए एंड सी एंड बी एंड सी के बीच में डायथर्मिक वॉल है, इसका मतलब हीट का फ्लो पॉसिबल। देखिए क्वेश्चन में कितने बनेगा, तो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन पॉइंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग दिस एक्सपेरिमेंट। तो ए एंड बी के बीच में डायथर्मिक वॉल यानी कि हीट का एक्सचेंज होगा। हीट का एक्सचेंज होगा यानी कि अब वो थर्मल इक्विलिब्रियम को अटेन करेंगे, कि जब तक वो हीट का फ्लो तब तक होगा कि जब तक वो दोनों इक्विलिब्रियम में ना जाए, वो सारे पॉइंट्स इक्विलिब्रियम में ना जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ए एंड सी इक्विलिब्रियम में होंगे एंड बी एंड सी इक्विलिब्रियम में होंगे, बट हीट का फ्लो बिटवीन ए एंड बी जो होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। ये होगा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान से समझा। सेकंड क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा व्हाट विल हैपन इफ द वॉल्स आर रिवर्स्ड। दैट मींस इफ द वॉल बिटवीन आफ्टर सम टाइम, हमने क्या किया कि वो बोलेगा कि आफ्टर सम टाइम व्हाट वी डिड वाज हमने क्या किया, हमने वॉल्स को चेंज कर दिया। कि हमने वॉल्स को चेंज कर दिया मतलब जैसे ये है आपका सी, कंटेनर सी, ठीक है, ये है कंटेनर ए और ये है कंटेनर बी। हमने क्या किया, वॉल्स को चेंज कर दिया। वॉल्स को चेंज करने का मतलब ये है कि अब जो है आपकी जो वॉल्स हैं वो इधर इस तरह से हो जाएंगी। ठीक है, अब उसने वॉल्स को चेंज करने का मतलब ये कहा कि अब आपने इसको एडियाबैटिक कर लिया और इसको आपने डायथर्मिक कर लिया। तब क्या होगा, पहले आपने उनको इस तरह से रखा था जैसे जिसमें ए और बी के बीच में एडियाबैटिक वॉल थे, मगर बाद में हमने उसके बीच में डायथर्मिक वॉल को रखा। उसकी वजह से क्या होगा कि अब ए और सी के बीच में कोई एक्सचेंज नहीं होगा, सी एंड बी के बीच में कोई एक्सचेंज नहीं होगा, ए एंड बी के बीच में एक्सचेंज होगा, बट इसमें एक कंडीशन होगी कि फ्लो ऑफ एनर्जी, इस केस में क्या होगा, डी क्यू विल स्टिल बी इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि ए एंड सी की वजह से ए और सी इक्विलिब्रियम में थे, बी और सी इक्विलिब्रियम में थे, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि ए और बी को भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होना पड़ेगा। इसलिए डायथर्मिक वॉल होते हुए भी हीट का एक्सचेंज वहां से नहीं होगा, इसलिए आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है यहाँ पे प्रूव हो जाता है। ठीक है, और वो क्वांटिटी जो आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को प्रूव करने में हेल्प करती है, जो आपको ये बताती है कि कौन सा सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, वो उसको बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में हम लास्ट लेक्चर्स में भी पढ़ के आए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होती है जो हमें ये बताती है कि हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है इतना सिंपल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखिए कहने के लिए वो सिंपल लॉ है बट इसका एप्लीकेशन पार्ट बहुत हाई है। ठीक है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेफिनेशन पे ही बेस्ड नहीं है, आपको समझना पड़ेगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब हम पढ़ते हैं ना तो हम ये बात को समझते हैं कि इफ अगर ए एंड बी जो है अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है विद सी के साथ, तो ए एंड बी भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, सो आपको आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ऐसा, इसका मतलब क्या है कि हमारे दिमाग में एक परसेप्शन सेट हो जाता है कि अगर ए एंड बी थर्मल इक्विलिब्रियम में प्रोपोर्शनल है सी के, तो बी और सी भी प्रोपोर्शनल होंगे या वो या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे या इक्वल होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि इतना सिंपल नहीं है। क्यों, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं किसकी, गैस लॉस की, देखिए फ्रॉम गैस लॉस इफ P is proportional to T, ये बात हमें पता है, ये बात भी हमें पता है कि V is proportional to T। तो हमारी assumption क्या होती है, हमारी assumption होती है कि P will be proportional to V from the zeroth law of thermodynamics, बट ये कंडीशन नहीं होती, ये कंडीशन गलत है। इन एक्चुअल में जो होता है P is proportional to 1/V, समझ गए, ये चीज करेक्ट होती है। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको ये बताता तो जरूर है कि ए और बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है सी के साथ, तो ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, बट ये हर केस में वैलिड नहीं होता। तो प्रोपोर्शनैलिटी जो होती है हर केस में वैलिड नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमने आपको गैस लॉ के बेसिस पे हमने वहां से इस एग्जाम्पल को स्टडी कर लिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास सिलेबस में आपको गिवन है वो है आपका हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। अब आपके टॉपिक्स ना थोड़े जल्दी जल्दी कवर होंगे, वो जो बेसिक्स को कवर करना थोड़ा इजी था, थोड़ा उसमें टाइम लगता है, बट अब आपके ना कि क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी कवर होंगे, चैप्टर जो होगा बहुत जल्दी कवर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, ये टॉपिक अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए
हीट क्या होता है? देखिए हीट को हमने क्या समझा था? हीट को हमने समझा था एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो ट्रांसमिट होती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि हीट के फ्लो होने की कंडीशन क्या है? हीट के फ्लो होने की कंडीशन क्या है? डिफरेंस इन टेम्परेचर। डिफरेंस इन टेम्परेचर, उसको आप क्या कहते हो? हीट। तो हीट के बारे में हमने स्टडी कर लिया। अब आते हैं आप इंटरनल एनर्जी पर। देखिए अब ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी की। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी के बारे में याद रखना है, टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय द सिस्टम ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर मोशन एंड मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। याद रखिएगा, ये क्या है? टोटल एनर्जी possessed by the system due to its molecular motion and molecular configuration. Molecular configuration, इस बात का ध्यान रखिएगा, वर्ड्स इंपॉर्टेंट क्या है? एनर्जी पोजेस्ड बाय द सिस्टम ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर मोशन एंड मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। याद रखिएगा, यानी कि इंटरनल एनर्जी में ना केवल मॉलिक्यूलर मोशन बट मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन भी अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, अब हमें तो ये पता है कि मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम मॉलिक्यूलर मोशन की अगर हम बात करें तो हम ये प्रीवियस लेक्चर में समझ के आए हैं कि मॉलिक्यूलर मोशन जो होती है आपकी तीन तरह की होती है। एक होती है आपकी वाइब्रेटरी, एक हो जाती है आपकी ट्रांसलेटरी और एक हो जाती है आपकी रोटेशनल। तो यानी कि अगर हम बात करते हैं मोशन है, तो मोशन की वजह से आपकी जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो यानी कि इन तीनों का कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स द इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। ये सब कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आपकी कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी कि मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन जो है किसमें आपका रोल प्ले करेगी? वो रोल प्ले करेगी आपकी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी में। किसमें प्ले करेगी? इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी में, और ये रोल प्ले करेगा इन द इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इंटरनल एनर्जी को डिनोट कर रहा हूं विद यू, तो ये बनी हुई है इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी से। तो आपसे क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा कि इंटरनल काइनेटिक एनर्जी में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एक होती है वाइब्रेटरी, ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन की वजह से जो कंपोनेंट्स आते हैं। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पे। इसके बाद जो आप देखिए, अब जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगी। देखिए पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, ये चीजें हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इंटरनल एनर्जी, ये बातें आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली बात आपको समझनी पड़ेगी, अगर आप डील कर रहे हो विद आइडियल गैस, अगर आपको पेपर में वर्ड यूज कर दे, अगर आपको कंडीशन दे दे कि आप आइडियल गैस से डील कर रहे हो, ठीक है, अगर आप आइडियल गैस से डील कर रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा, पहला पॉइंट नंबर 1, इन आइडियल या परफेक्ट गैस की अगर हम बात करते हैं, इन आइडियल और परफेक्ट गैस की अगर हम बात करते हैं, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इस केस में जो इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो क्या होती है? जीरो। याद रखिएगा, फॉर आइडियल और परफेक्ट गैस आपको यहां लिख देता हूं, इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो है जीरो। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब आपको ये है, इस बात से आपको ये समझना पड़ेगा कि नो वर्क इज डन इन चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। यानी कि आपको ये समझना पड़ेगा, नो वर्क इज डन इन चेंजिंग द पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब आपके लिए ये है कि आपकी जो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो होगी। इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? वो जीरो होगी। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि जो आपकी इंटरनल एनर्जी होगी वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी किसके ऊपर? काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये आपका असर्शन एंड रीजन के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। वो आपको बोलेगा फॉर एन आइडियल गैस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो, दिस मींस दैट
ठीक है, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो पूछेगा इसका रीजन क्या है, तो क्या रीजन क्या है इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो? इसका रीजन ये है कि उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती है वो जीरो होती है इन केस ऑफ परफेक्ट गैस। इसका मतलब वर्क डन जो होता है वो रिक्वायर्ड नहीं होता अगर मैं मॉलिक्यूल्स की पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी चेंज कर दूं। तो आप समझ पा रहे हो, ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आइडियली आप परफेक्ट गैसेस के बेसिस पे बनते हैं। बट वहीं पे अगर हम बात करते हैं, अगर आपको वो देता है रियल गैस, अगर आप डील कर रहे होते रियल गैस के साथ, तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? देखिए, पहली बात, इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है, वो नेग्लिजिबल नहीं होती, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। इस बात का मतलब क्या हुआ कि वर्क डन, आपका वर्क करना पड़ेगा, डेफिनेट अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन। ठीक है, यानी कि वर्क डन क्या होगा, कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो व्हेन चेंजिंग द पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, द पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स या डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि यूपी कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। इस बात का मतलब क्या, पोटेंशियल नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि जो आपकी इंटरनल एनर्जी होगी वो सम होगी यूके प्लस यूपी का। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर होगी। दोनों गैसेस को आपने समझ लिया, रियल गैस एंड आपने परफेक्ट गैस को भी आपने समझ लिया। ठीक है, दो बातें क्लियर होगी। थर्ड चीज पे अगर हम चलते हैं, जो इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी पड़ेगी, इंटरनल एनर्जी भी क्या है, एक मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल है। याद रखिएगा, इंटरनल एनर्जी जो है क्या है, इंटरनल एनर्जी, ये भी क्या है आपका, इसको हम यू से बोलते हैं, ये भी क्या है आपका मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल। जो ऊपर हमने लिस्ट बनाई थी, आई होप आप उसमें इस चीज को ऐड कर लेंगे। इंटरनल एनर्जी भी क्या है, एक मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल है। और ये बात आपको समझनी पड़ेगी, बीइंग अ मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी जो होती है वो डिपेंड करती है ऑन इट्स स्टेट्स डिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफाइड वैल्यूज ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। समझ गया? क्योंकि ये मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल, अगेन मैं इस बात को रिपीट करता हूँ, इंटरनल एनर्जी इज अ मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल। इसका मतलब ये होता है द वैल्यू डिपेंड्स ऑन, द वैल्यू डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करिए, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफाइड वैल्यूज ऑफ, ऑन द स्पेसिफाइड वैल्यूज ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इस बात का मतलब क्या है कि डिफरेंट प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी की वैल्यू डिफरेंट होगी। ये होगी पॉइंट नंबर वन। चौथे पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट जो आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट है, इंटरनल एनर्जी जो होती है ना, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती। मैं आपको बताता हूँ इंटरनल एनर्जी के बारे में, आपको एक चीज और पता होनी चाहिए इंटरनल एनर्जी के बारे में। इंटरनल एनर्जी जो है वो आपका क्या है, स्टेट फंक्शन है। कैसा है, स्टेट फंक्शन। इसका मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी किस रास्ते से किसी पॉइंट पे पहुंचती है उससे कोई मतलब नहीं है, वो ये डिपेंड करेगा वो किस पॉइंट पे, किस स्टेट पे है। ठीक है, स्टेट फंक्शन है। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो डिपेंड नहीं करती किसके ऊपर, कि हाउ द स्टेट वाज अचीव्ड, या पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, या हिस्ट्री ऑफ अचीविंग द स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, इस बात का मतलब ये है कि यू डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ or the history of achieving the state, does not depend upon the history of achieving the state, या फिर हम इसको बोल सकते हैं achieving the state, या मैं इसको बोल सकता हूं कि you does not depend on path। इसका इसीलिए हम कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या है, आपका एक स्टेट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी आपका एक माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल है। एंड आई होप ये पॉइंट्स आपके लिए क्लियर हो गए होंगे, रियल गैसेस के केसेस में किस तरह से चीजें काम करती हैं, एंड आइडियल एंड परफेक्ट गैसेस के केस में चीजें किस तरह से काम करती है।
ठीक है, आई होप ये बात आपके लिए क्लियर होगी। ठीक है, इसके बाद एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपका पीवाईक्यू में क्वेश्चन आपसे पूछा गया हुआ है, एंड आई होप आप उसको आगे से अच्छे से कर पाएंगे। अब ये जो इस क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं, ये पीवाईक्यू में पूछा गया हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मैंने क्या किया, एक सिस्टम को, ये आपका क्या है, पीवाईक्यू। ठीक है, आप आपको इस बात समझनी पड़ेगी। वो उसने कहा था कि आपने क्या किया है। अब मैं पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या था कि आपने क्या किया है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर आपने क्या किया, गैस को रख दिया। सपोज गैस ए थी, आपने लिखी हुई है, और ये जो सिस्टम है ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी इक्वल्स टू 5 मीटर्स पर सेकंड। या मुझे क्वेश्चन एग्जैक्टली आती है, बट वैसे ही क्वेश्चन था, 5 मीटर पर सेकंड ही था। तो आपसे ये पूछा था कि अगर ये वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और इंटरनल काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है, यू के की जो वैल्यू है, लेट जस्ट से दैट इज अराउंड, लेट अस अज्यूम दैट इज अराउंड, एग्जांपल के तौर पे, मैं ऐसे नहीं कि एक तरीके ही होगी, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बोल, लेट जस्ट से दैट इज अराउंड 3 मीटर्स पर सेकंड, सॉरी जूल्स, 3 जूल्स ले लेते हैं। एनर्जी की हम बात कर रहे हैं ना, तो एनर्जी इज ऑलवेज इन जूल्स। ठीक है, 3 जूल्स है। तो आपसे ये पूछ रहा था कि अब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया था कि इसमें से हाफ एम वी स्क्वायर निकाल के 3 जूल्स में ऐड करके टोटल एनर्जी को उसने वो कर दिया था, एडिशन में आपको कर दिया था। बट आपको यहाँ पे एक बात समझनी पड़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे समझिएगा कि इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम जो होती है वो डिपेंड नहीं करती ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंटेनर। याद रखिएगा, याद रखिएगा, या इस चीज को मैं लिख देता हूं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज अ होल is not relevant, is not relevant। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। इसका मतलब ये है कि अगर वो किसी काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है सिस्टम, अगर आपका कंटेनर ही मूव कर रहा है तो उसका इंटरनल काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस काइनेटिक एनर्जी को हम सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में ऐड नहीं करते। समझिए बात को। और क्योंकि ये मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल है तो इसको चेंज करने के लिए कोई मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को आपको चेंज करना पड़ेगा। देखिए, अब आपको इंटरनल एनर्जी को अगर आपको चेंज करना है, इंटरनल एनर्जी को अगर मुझे चेंज करना है, अगर मैं उसको चेंज करना चाहता हूं तो मेरे पास दो तरीके हैं। दो तरीके मेरे पास उसको इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के क्या है। मैं क्या कर सकता हूं, पहले क्या कर सकता हूं, मैं हीट सप्लाई कर सकता हूं, हीट से चेंज कर सकता हूं, या मैं उसको प्रेशर से चेंज कर सकता हूं। हीट से चेंज कर सकता हूं या प्रेशर से चेंज कर सकता हूं। कैसे, आपको समझना पड़ेगा कि मैंने एक कंटेनर लिया, लेट जैसे मैंने ये कंटेनर लिया और इसको मैंने क्या किया, हीट करना शुरू कर दिया। इसको मैंने क्या किया, हीट करना शुरू कर दिया। हीट करूंगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी जो होगी चेंज कर जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, प्रेशर से चेंज करने का तरीका क्या है, मैंने ये कंटेनर लिया, इसके अंदर मैंने कुछ गैस को रखा हुआ है और ऊपर से मैंने पिस्टन से प्रेशर को अप्लाई करना शुरू किया। इसकी वजह से भी आपके क्या होगी, इंटरनल सिस्टम की चेंज कर जाएगी। और यही प्रोसेस ऑपोजिट डायरेक्शन में भी काम करता है। कैसे, मैंने यही सिस्टम लिया, इसको मैंने क्या किया, आइस कोल्ड वाटर में रख दिया, टेम्परेचर क्या कम कर जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो एनर्जी चेंज हो जाएगी। उसी तरह से जब मैंने पिस्टन को नीचे की जगह पुश करने के बजाय मैंने इसको पिस्टन को ऊपर की तरफ को पुश करना शुरू किया। पहले मैं इसको नीचे को कर रहा था, अब मैंने इसको ऊपर की तरफ को पुश करना शुरू किया, टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा और वो चीजें इस तरह से क्या होती है, आपकी इंटरनल एनर्जी को, सिस्टम को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये बता देता हूं कि हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क, रुकिए 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 रुकिए, एक्चुअली आप क्या कीजिए, इसको प्रेशर की जगह अगर आप यहाँ पे वर्क टर्म यूज करते हैं दैट विल बी मोर कन्वीनियंट। वर्क को समझना पड़ेगा कि वर्क में अगर मैं पिस्टन को पुश करने में वर्क डन कर रहा हूँ या पिस्टन को अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए भी वर्क डन कर रहा हूँ तो उसमें होता है, तो वर्क डन को आप यूज कीजिएगा। ठीक है, उससे डेफिनेशन और क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा हीट एंड वर्क जो होते हैं आपको समझना पड़ेगा। ये दो तरीके होते हैं जिससे मैं इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकता हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज, हीट एंड वर्क, आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी,
हीट एंड वर्क जो होते हैं अपने आप में स्टेट वेरिएबल्स नहीं होते। हीट एंड वर्क आर नॉट स्टेट वेरिएबल्स। हमने क्या पढ़ा, इंटरनल एनर्जी कैसी है, स्टेट वेरिएबल है, बट जो आपके हीट एंड वर्क अपने आप में क्या है, वो स्टेट फंक्शंस नहीं है, रादर दे आर पाथ फंक्शंस होते हैं। समझिए बात को, हीट एंड वर्क जो है वो क्या है, आपके स्टेट फंक्शंस नहीं है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से सिंपली बन के यहाँ से निकला है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए आपने इतने ज्यादा वेरिएबल्स को पढ़ लिया, अब देखिए आपको समझना पड़ेगा थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स वगैरह किस तरह से काम करते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई ऐसी इक्वेशन है जो उनको लिंक करती है, ठीक है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, इन चीजों को करना पड़ेगा, ठीक है। पहली चीज जो हम इसमें स्टडी करने वाले हैं वो है, अब हमने इतनी देर से टर्म्स को यूज करें तो एक उनको स्टडी भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल की। थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, वो होते क्या है, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स जो होते हैं वो पैरामीटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम। बेसिकली क्या होता है, दीज आर नथिंग बट द पैरामीटर्स दैट डिस्क्राइब इक्विलिब्रियम states of the system, equilibrium states of the system, ठीक है। इसमें एक चीज आपको और याद रखनी है, बहुत ध्यान से समझना है। क्या चीज, कि वेरियस स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल्स जैसे चलेगा आपका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक्सेट्रा, ठीक है, इसको इसका ध्यान रखना है। वेरियस स्टेट वेरिएबल्स ऑफ अ सिस्टम आर नॉट नेसेसरीली इंडिपेंडेंट। इस बात का मतलब क्या है कि हो सकता है कुछ सिस्टम जो इंडिपेंडेंट हो, बट ऐसा नहीं है कि सारे ही इंडिपेंडेंट होंगे। समझिए बात को, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और यहीं से आपके पास इक्वेशन ऑफ स्टेट निकल के आती है, जिसके बेसिस पे पहले भी क्वेश्चन आ रखे हैं और आपने इक्वेशन ऑफ स्टेट को आपने केमिस्ट्री में भी स्टडी किया है। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। कई बुक्स में म्यू की जगह पे एन यूज किया जाता है, और म्यू जो होता है अपने आप में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस होते हैं, एंड आर इज नथिंग बट द गैस कांस्टेंट। ये और कुछ नहीं, बट क्या है, एक गैस कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको ना दो चीजें और स्टडी करनी पड़ेगी। ये तो होगी इक्वेशन ऑफ स्टेट, और ये भी याद रखिएगा, ये जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है ये किसके लिए होती है, फॉर आइडियल और परफेक्ट गैस के लिए, ठीक है। मगर जो रियल गैसेस होती है उसके लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट डिफरेंट होती है, बिट कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिसको आपने वैन डर वाल्स फोर्सेस के कांस्टेंट्स आते हैं ए एंड बी, उसमें आते हैं, और वो चीज आपने केमिस्ट्री में जरूर स्टडी की होगी, ठीक है। इसके अलावा आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, इसके अलावा आपको दो चीजें और आती हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से आपका PYQs आ रखे हैं। इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये केमिस्ट्री का भी पार्ट है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। वो हो जाती है आपके पास एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको एक ब्रीफ आइडिया दूंगा एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्या होती है। देखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है आपको समझना पड़ेगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो चेंज करती है विद द साइज ऑफ द सिस्टम, जो चेंज करती है विद साइज ऑफ द सिस्टम, ठीक है। और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है ये डू नॉट चेंज विद द साइज ऑफ द सिस्टम। समझ गया। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती है वो चेंज नहीं करेंगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती है वो साइज के साथ
चेंज कर जाती है। देखिए, इसको समझने का ना सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप ना इमेजिनेशन कीजिए, आप इमेजिन कीजिए चीज़ों को। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या किया है, एक कंटेनर आपने लिया, लेट अस सपोज़ आपने एक कंटेनर लिया। इस कंटेनर में जो गैस आपने रखी है उसके जो इनिशियल जैसे प्रेशर है, जो आपका वॉल्यूम है एंड टेम्परेचर है, उसकी वैल्यू है T। आप बहुत ध्यान से और ये भी समझ लीजिए कि नंबर ऑफ मोल्स उसमें N है। आप ये भी समझ लीजिए कि क्या हुआ, हम ये भी समझ लेते हैं उसमें इंटरनल एनर्जी है U। U को भी हम लेके चल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, हमने क्या किया उसमें, हमने एक वॉल बना दी, हमने एक वॉल बना दी जिसकी वजह से हमने क्या किया, उसका वॉल्यूम को चेंज कर दिया। अब देखिए हुआ क्या, द मोमेंट मैंने क्या किया, उसमें मैंने वॉल लगा दी। इसमें आप मास भी इंक्लूड कर लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो, मास भी हमने इसमें इंक्लूड किया। अब मैंने क्या किया, इसमें वॉल लगा दी, मैंने इसको पार्टीशन कर दिया। अब पार्टीशन करने का होगा क्या क्या, देखिए द मोमेंट मैंने इसमें पार्टीशन कर दिया तो मेरा वॉल्यूम जो पहले V था वो V/2 में चेंज हो गया, एज्यूमिंग मैंने इसको हाफ डिस्टेंस पे रखा है तो वो चेंज कर रहा था, यानी कि वॉल्यूम क्या हुआ आपकी, इंटरनल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुई या इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि वो चेंज कर रहा है। मास सिस्टम का क्या हुआ, चेंज कर गया, क्योंकि आधा मास यहाँ पे आधा लेफ्ट वाले सिस्टम में चला गया, आधा राइट वाले में चला गया, तो मास में क्या हो गया आपका, आधा हो गया। तो मास चेंज किया किया ठीक है। इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी कि नहीं करेगी, इंटरनल एनर्जी भी चेंज कर जाएगी, लेट जैसे वो यूनिट पे, क्यों, क्योंकि क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सिस्टम में डिफरेंट हो गए, ठीक है। उसी तरह से जो आपके नंबर ऑफ मोल्स है वो भी चेंज कर जाएंगे, ये भी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आधे पार्टिकल्स यहाँ चले गए, आधे पार्टिकल्स यहाँ चले गए। बट वहीं पे अगर हम बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में, देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को, इसका पहले प्रेशर अगर P था, इसका भी प्रेशर अगर P था, तो बाद में भी वो प्रेशर P ही रहेगा, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मैंने सिस्टम में कोई वर्क डन नहीं किया, कोई हीट सप्लाई नहीं की। उसी तरह से अगर मैंने इसमें क्या किया, टेम्परेचर अगर पहले इसका T था तो अब भी टेम्परेचर क्या रहेगा, T रहेगा, क्यों, क्योंकि अगेन प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया, उसमें कोई चेंज नहीं आया। डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो भी याद रखिएगा, इसमें सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए अगर आप इसको देखें V/2 M/2, डेंसिटी सेम ही रहेगी, डेंसिटी ही रहेगी, ठीक है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, इस तरह से आप एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, देखिए ये चीजें आपके पेपर में सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, बट स्टिल दीज आर पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो इसके लिए मैं आपको करवा रहा हूँ। और ये चीजें आपने क्योंकि उसमें भी पढ़ी हुई है, केमिस्ट्री में भी पढ़ी हुई है, तो इसमें हम थोड़ा जल्दी जल्दी जो टॉपिक्स को कवर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस में आपको एक बात का ध्यान रखना है, क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस जो होता है वो नियर आइडियल प्रोसेस होता है, ठीक है। ये आइडियलाइज प्रोसेस है, एक्चुअली में ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक। इसमें आपको समझना पड़ेगा क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, स्टेट वेरिएबल्स ऑफ जो सिस्टम होते हैं ना, वो क्या करेंगे, चेंज करेंगे, बट एट इनफाइनाइटली स्लो पेस पे चेंज करते हैं, ठीक है। यानी कि याद रखिएगा, इफ, या फिर इसको इफ की जगह आप क्या करते हैं, अ प्रोसेस इन विच द स्टेट वेरिएबल्स change at an infinitely स्लो पेस। वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इनफाइनाइटली स्लो पेस में चेंज करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है एक इनफाइनाइटली स्लो पेस में अकर कर रहा है, तो यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा इन क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, अब आपके दिमाग में तो ये तो है कि वो चेंज कर रहा है, बट आपको समझना पड़ेगा वो इनफाइनाइटली स्लो पेस में चेंज कर रहा है। इस चीज की वजह से क्या होता है, जो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर जो होते हैं वो उनमें जो चेंज है इसकी वजह से होता है, क्योंकि इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस, तो प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में जो चेंज होता है वो क्या होता है, इतना स्लो होता है that it continues to be in thermal and mechanical equilibrium
with its surroundings चेंज तो हो रहा है, बट वो इतना स्लो है कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो है सिस्टम के, वो आपके सराउंडिंग्स के साथ इक्विलिब्रियम के स्टेट में अटेन्ड है। समझ के बात को? इसका मतलब ये होगा कि जो प्रेशर का चेंज है बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स वो बहुत कम होगा, इनफाइनेटली लो नंबर पे आएगा आपके पास, वैसे ही वॉल्यूम और वैसे ही प्रेशर में। ठीक है, अब इसमें पहली यानी कि अब इनफैक्ट अब इसमें याद रखिएगा, वो प्रोसेस जिसमें आपका जो टेम्परेचर का चेंज वो लार्ज आ रहा है, ठीक है, वो क्वाजीस्टैटिक नहीं हो सकता। वो प्रोसेस जिसमें क्या है, जहां पे आपको एक्सेलरेटेड मोशन है पिस्टन की या कंटेनर की, वो भी प्रोसेस आपका क्वाजीस्टैटिक नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि कंडीशंस क्या है, लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस ये क्या है, एब्सेंट होना चाहिए। ये है क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस की पहली कंडीशन। दूसरा, पेपर में पूछेगा, अगर मैं एक प्रोसेस को स्टडी कर रहा हूं जिसमें जो पिस्टन है वो एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो क्या ये प्रोसेस क्वाजी स्टैटिक होगा? नहीं होगा। एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ पिस्टन ये क्या होनी चाहिए, एब्सेंट होनी चाहिए। ये प्रोसेस में ये भी नहीं होना चाहिए, कंडीशन है क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस की। समझ के बाद को पेपर में क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, कौन सी चीज होनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं होनी चाहिए सिस्टम के प्रोसेस को क्वाजीस्टैटिक डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, चलिए ये टॉपिक कवर कर लिया हमने। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस या थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में जिसके बात करते हैं, हम कब कहते हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो है वो हो चुका है या अकर कर चुका है। कोई भी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हम क्या कहते हैं कि कोई प्रोसेस तब हो चुका है जब क्या होता है, कुछ चेंजेस सिस्टम में आ जाए, यानी कुछ पैरामीटर्स, मतलब प्रेशर चेंज कर गया, वॉल्यूम चेंज कर गया, टेम्परेचर चेंज कर गया, अगर ये कुछ चीजें होती है तो उसमें क्या होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कह देते हैं। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बेसिक डेफिनेशन तो हमें पता है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को होने के लिए ना बहुत सारे तरीके होते हैं। देखिए, पहला प्रोसेस जो होता है कैसे हो जाता है, अब मान लीजिए आपका प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, इसमें आपको याद रखिएगा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, डेल्टा टी विल बी इक्वल टू 0। दूसरा प्रोसेस आपका हो जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, हीट का फ्लो नहीं होता, डेल्टा क्यू क्या होगा, 0 होगा। तीसरा चला जाता है आइसोबारिक। आइसोबारिक का मतलब प्रेशर सेम रहेगा, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फाइनली आपके पास प्रोसेस चला जाता है आइसोकोरिक, जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी प्रोसेसेस होते हैं, बट आपके लिए इतना काफी है। ठीक है, इसी के बाद आपका इंडिकेटर डायग्राम होता है। इंडिकेटर डायग्राम जो होता है पीवी रिलेशनशिप को प्लॉट करने में आपको हेल्प करता है। ठीक है, वो आपको बताता है कि क्या चीज होती है। ठीक है, अब देखिए, अब समझिए, अब एक एक प्रोसेस को हम, थोड़े से प्रोसेस को क्या करेंगे, थोड़ी सी डिटेल में पढ़ लेंगे, ताकि आपको जैसे इसमें वॉल्यूम की इक्वेशंस होती है, अब वो हम डायरेक्टली कर लेंगे, कर पाए। ठीक है, सबसे पहले जो प्रोसेस हम स्टडी करने वाले हैं, वो प्रोसेस जो हम स्टडी करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। तो आइसोथर्मल प्रोसेस हमने क्या पढ़ा, वो प्रोसेस जिसमें क्या रहता है, टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट रहता है, यानी कि जब आपका प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज करे एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। अगेन मैं इस बात को रिपीट कर देता हूं आपके लिए, अ चेंज इन, लिख देते हैं, अ चेंज इन pressure and volume without any change in temperature is called isothermal process, is called isothermal process। उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, आइसोथर्मल प्रोसेस कह देते हो। ठीक है,
इस प्रोसेस की प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है। क्वेश्चन आइसोथर्मल प्रोसेस पे वो डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस होता क्या है, वो उसकी प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन पूछेगा। देखिए इसमें आपको ये समझना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1, देयर इज अ फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन गैस एंड इट्स सराउंडिंग्स। क्या मतलब है इन बातों का, हम इसको भी समझेंगे। आपको क्या चीज है, क्या कहना क्या चाहता है, इस चीज को हम समझेंगे। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, देखिए समझते हैं इस बात को। दूसरी चीज क्या है, प्रोसेस शुड टेक प्लेस वेरी स्लोली। अब हम दोनों बातों को समझते हैं, इस बात को समझिए, ये कंडीशंस है। अगर प्रेस, देखिए अब ये आपके लिए, आप मैक्सिमम बच्चे जो स्किप करेंगे, अब मैं आपको बता रहा हूँ, वो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में दिक्कत होती है। अगर आप स्किप नहीं कर रहे हो देन यू आर वन ऑफ दोस लकी वन जिसको ये बात समझ आ जाएगी। देखिए अगर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में अगर आपको वर्ड्स यूज करें, द प्रोसेस इज टेकिंग वेरी स्लोली, तब आपको समझना पड़ेगा आप डायरेक्टली आइसोथर्मल प्रोसेस के डील कर रहे हो। तब आप किससे डील कर रहे हो, आइसोथर्मल प्रोसेस से डील कर रहे हो। या आपको बोले कि देयर इज अ फ्री एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन, फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट की अगर वो बात कर रहे हैं, अगेन यू आर डीलिंग विद आइसोथर्मल प्रोसेस। पेपर में क्या होगा, वो डायरेक्टली आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं लिखेगा, वो ये नहीं लिखेगा कि आपका प्रोसेस जो है डायरेक्टली आइसोथर्मल, यू आर डीलिंग विद आइसोथर्मल प्रोसेस। व्हाट दे गोना राइट इज द प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस वेरी स्लोली। समझिए बात को, वो ये भी लिख सकता है देयर इज अ फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट। ठीक है, अगर फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट है, इसके साथ साथ आपको एक कंडीशन और यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, तो वॉल्स मस्ट बी कंडक्टिंग, वॉल्स मस्ट बी कंडक्टिंग, जस्ट अ मिनट, द वॉल्स मस्ट बी, आपको ये कंडीशन भी वहां पे लिखनी पड़ेगी, द वॉल्स मस्ट बी कंडक्टिंग। अब देखिए होता क्या है, आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस जो था किस तरह से काम करता है। देखिए होगा क्या, मैंने क्या किया, मुझे आइसोथर्मल प्रोसेस को कंडक्ट करवाना है, तो मेरी कंडीशंस क्या है, पहली चीज तो मुझे पता ही है कि जो मेरी वॉल्स है वो कैसी होनी चाहिए, वो कंडक्टिंग वॉल्स होनी चाहिए। वॉल्स मेरी कैसी होनी चाहिए, कंडक्टिंग होनी चाहिए, तभी तो हीट का एक्सचेंज होगा। ठीक है, अब दूसरी बात, मैंने यहाँ लिखा कि प्रोसेस जो है बहुत धीरे होना चाहिए। इस बात का मतलब क्या है, क्योंकि अगर प्रोसेस जो है ना धीरे नहीं होगा तो उसको टाइम नहीं मिलेगा कि वो हीट को एक्सचेंज कर पाए विद द सराउंडिंग्स। आई होप अब आप इस बात को समझ पा रहे हैं। अगर मैंने क्या किया, उस प्रोसेस को धीरे धीरे कंडक्ट नहीं करवाया, तो क्या होगा कि अगर मैं मान लीजिए इसे कंप्रेशन कराया, अगर मैं कंप्रेशन करवा रहा हूँ, तो क्या होगा, उसको इतना टाइम ही नहीं मिल पाएगा कि वो हीट को एक्सचेंज कर पाए। इस हीट के एक्सचेंज को करवाने के लिए ही प्रोसेस को बहुत धीरे होना पड़ेगा। ठीक है, और क्योंकि इस प्रोसेस में क्या है, उसको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। देखिए मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, इसको पिस्टन को नीचे को कंप्रेस किया। कंप्रेस करने की वजह से लेट अस सपोज कि आप यहां पहुंच गए और आपने क्या किया, हीट में, सिस्टम में क्या किया, हीट को जनरेट किया। जैसे ही मैंने हीट को जनरेट किया, मान लीजिए उसकी वजह से क्या किया, सिस्टम के, अब आपको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, हीट जनरेट होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, हीट एनर्जी चेंज कर जाएगी। तो अगर इसी वजह से अगर मैं प्रोसेस को बहुत धीरे 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 कंडक्ट करवा रहा हूं, तो जो हीट जनरेट हो रही है वो सराउंडिंग्स को चली जा रही है, जिसकी वजह से आपकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। और क्योंकि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसकी वजह से जो आपका टेम्परेचर टी है वो टी ही रह रहा है। समझ के बात हो, इसलिए आपको कहते हैं, इसको आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा कि स्पेसिफिक हीट, ठीक है, स्पेसिफिक हीट जो सी की वैल्यू होती है, मैं लिख देता हूं, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल टू इंफिनिटी। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों, बिकॉज हमें पता है Q इज इक्वल टू एमसी सी डेल्टा टी होता है, डी क्यू इज इक्वल टू एमसी डेल्टा टी होता है, यानी कि बच जाएगा डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। अब डेल्टा टी क्या है इस केस में, जीरो, तो यानी कि वो कितना हो जाएगा, बिकॉज डेल्टा टी क्या है, चेंज क्या है, जीरो है, तो दिस इंप्लाइज सी इज इक्वल टू इंफिनिटी। ये आपको समझ में आना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें आपको ना कुछ एग्जांपल्स भी आपको पता होने चाहिए। देखिए पेपर में डायरेक्टली पूछेगा, मेल्टिंग क्या है, आइसोथर्मल है,
मेल्टिंग क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। उसी तरह से बॉइलिंग क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट बॉयल्स लॉ। देखिए बॉयल्स लॉ आपके सिलेबस में बॉयल्स लॉ वगैरह डायरेक्टली मेंशन नहीं ये चीजें, बट क्यों बीइंग एन एप्लीकेशन ऑफ एन आइसोथर्मल प्रोसेस, इसलिए बॉयल्स लॉ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसी रीजन की वजह से अगर वो पेपर में अगर आपको एक ग्राफ दे देना बॉयल्स लॉ का, तो मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, वो बोलेंगे आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आया नहीं, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन नहीं आया है ये सिलेबस क्वेश्चन जो है सिलेबस के बीच में से ही आया, बस आपने ढंग से पढ़ा नहीं था। क्योंकि बॉयल्स लॉ इज इन फैक्ट एन एप्लीकेशन ऑफ आइसोथर्मल लॉ, तो इसलिए आपको बॉयल्स लॉ भी यहाँ से हल्का सा सिर्फ इतना से नॉलेज आपको होनी चाहिए कि अगर आप पीवी कर्व प्लॉट कर रहे हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, आपसे वो क्वेश्चन सिंपली यही पूछेगा, ये है पी, ये है वी, ठीक है, ये है आपका टेम्परेचर T1, ये है टेम्परेचर T2, ये है T3, वो पूछेगा इनके बीच में रिलेशन बताओ, तो वो रिलेशन होगा T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है और न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। ठीक है, अगर आपको याद रखिएगा फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस in an isothermal process, in an isothermal process du is equal to 0, du is equal to 0, ये याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करता है, इनफैक्ट केमिस्ट्री में भी ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, आई होप ये बात अच्छे से क्लियर होगी आपके लिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, हम जा रहे हैं जिसपे, वो क्या है आपका एडियाबैटिक चेंज। नेक्स्ट टॉपिक जिसपे हम स्टडी करने वाले हैं वो क्या है, एडियाबैटिक ऑपरेशन या एडियाबैटिक चेंज। एडियाबैटिक चेंज, आइसोथर्मल प्रोसेस को हम समझ के आगे एडियाबैटिक चेंज कर रहे हैं। अब एडियाबैटिक चेंज के बारे में हमने ये पढ़ लिया है कि जब प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस, ठीक है, चेंज करे विदाउट एनी फ्लो ऑफ हीट, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एडियाबैटिक चेंज कहते हैं। यहां पे याद रखिएगा, प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज विदाउट एक्सचेंज ऑफ हीट, विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ हीट। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है कि आपका डी क्यू क्या होगा, 0 होगा। उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हो। और इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल चेंज, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल चेंज, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल चेंज। ठीक है, अब इसकी कंडीशंस क्या है, प्रोसेस को अगर एडियाबैटिक करना है उसकी कंडीशंस क्या होती है। देखिए पहली चीज, आपका जो प्रोसेस होना चाहिए वो एक्सट्रीमली फास्ट होना चाहिए। देखिए पहले लिख लेते हैं, वॉल्स मस्ट बी नॉन कंडक्टिंग, ये चीज आपको ध्यान रखनी। देखिए पेपर में वो आपको क्या बोलेगा, आपको पूछेगा कि वो डायरेक्टली टेलिंग दिस थिंग, वो पेपर में आपको डायरेक्टली नहीं बोलेगा प्रोसेस इज एडियाबैटिक, वो बोलेगा सिस्टम कंटेनिंग नॉन कंडक्टिंग वॉल्स। अगर उसने वर्ड यूज कर दिया नॉन कंडक्टिंग वॉल्स, यानी कि प्रोसेस जिससे आप डील कर रहे हो वो कैसा प्रोसेस है, वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, तो वॉल्स मस्ट बी नॉन कंडक्टिंग, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा दूसरा जो मेन पॉइंट है इसमें, दूसरा मेन पॉइंट है, ये जो प्रोसेस होना चाहिए वो सडन होना चाहिए, प्रोसेस मस्ट बी सडन, या इसको फास्ट भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो पेपर में आपको पता कैसे लगेगा कि प्रोसेस आपका आइडियाबैटिक है आइसोथर्मल है, जो क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल आया है वो आइडियाबैटिक के बेसिस पे आया या आइसोथर्मल के बेसिस पे आया, वो इन्हीं कंडीशन से पता लगता है। या तो प्रोसेस आपको बहुत फास्ट होगा, वर्ड यूज होंगे सडन, या नॉन कंडक्टिंग वॉल्स यूज किया गया होगा। तो ये कंडीशंस है, ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हेल्प करती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसके अलावा आप अभी इसको भी समझ लेते हैं क्या चीज है। ये आपके पास कंटेनर है, इसके अब क्योंकि प्रोसेस को हम स्टडी करें एडियाबैटिक, यानी कि वॉल्स कैसी होनी चाहिए, नॉन कंडक्टिंग। अगर कंडक्टिंग होगी तो हीट का एक्सचेंज हो जाएगा, तो नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए। सेकेंड चीज, आपका प्रोसेस फास्ट होना चाहिए। फास्ट से क्या मतलब, फास्ट होगा तो क्या होगा, अगर वो प्रोसेस फास्ट होगा तो उसको टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो क्या करे, हीट को एक्सचेंज कर पाए, इसकी वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा।
समझ के बात को? इसलिए इस प्रोसेस को जो होना है बहुत फास्ट होना जरूरी है, ताकि उसको हीट एक्सचेंज का टाइम ही ना मिले। ठीक है, चलिए अब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो आपकी इक्वेशन निकल के आती है, इक्वेशन ऑफ स्टेट जो आपकी एडियाबैटिक इक्वेशन के लिए निकल के आती है, वो निकल के आती है पी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। पी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और गामा क्या होता है? सीपी ओवर सीवी, ये अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से जो आपका तीन इक्वेशन एडियाबैटिक प्रोसेस की निकल के आएंगी, वो निकल के आएगी P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। इन इक्वेशंस को प्लीज ध्यान में रखिएगा, इसकी डेरिवेशंस हम सिलेबस में नहीं कर रहे हैं, बस इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स हम जरूर करेंगे। ठीक है, दूसरी इक्वेशन आपके पास निकल के आ रही है T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1। इसी इक्वेशन को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लिखने का तरीका है। एंड फाइनली इक्वेशन जो निकल के आ रही है P1 माइनस गामा T गामा इज इक्वल टू P2 1 माइनस गामा T2 गामा। ये इक्वेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज मेक श्योर आप इन चीजों को ध्यान में रखें। ठीक है, इसके बाद जिसके बेसिस पे क्वेश्चन आया हुआ है, और ये आपका PYQ है, ये अब आपका PYQ है जिसको हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल और एडियाबैटिक कर्व। अब देखिए, हम अभी तक पढ़ते आए स्लोप होता क्या है? टेंजेंट होता है या डिफरेंशियल होता है। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं पीवी कर्व की स्लोप निकालनी, यानी कि मुझे डीपी बाय डीपी निकालना है, ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो स्लोप होती है डीपी ओवर डीवी किसके बराबर होती है? डीपी ओवर डीवी जो होता है वो किसके बराबर होता है? माइनस पी ओवर वी के बराबर होता है। मेक श्योर आप इस चीज को ध्यान में रखें। उसी तरह से अगर आप बात करते हैं एडियाबैटिक कर्व की अगर हम बात करते हैं, तो इस केस में जो आपकी स्लोप होती है डीपी ओवर डीवी वो किसके बराबर आती है? इज इक्वल टू माइनस गामा पी ओवर वी के बराबर आती है। माइनस गामा पी ओवर वी के बराबर आती है। आई होप ये बात आपको ध्यान में आई होगी। ठीक है, अब देखिए इसका बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन देखिए इस चीज का। पहला क्वेश्चन तो आपको देखिए, क्वेश्चन तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको वो दे देगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आप यहाँ पे एक बात नोटिस कर पा रहे हैं कि जो स्लोप है फॉर आइसोथर्मल कर्व और स्लोप है जो आपके एडियाबैटिक कर्व, उसमें डिफरेंस आ रहा है गामा। गामा जो हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इन एडियाबैटिक कर्व। इस बात का मतलब ये है, आपको बात समझनी पड़ेगी, बीइंग गामा जो है ग्रेटर देन 1 होता है, सीपी ओवर सीवी होता है। ठीक है, आपको बात समझनी पड़ेगी। तो एडियाबैटिक कर्व जो होता है इज ऑलवेज स्टीपर देन आइसोथर्मल कर्व होता है। दिस इंप्लाइज एडियाबैटिक कर्व is always steeper than isothermal curve। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये चीज कहां से निकल के आ रही है? गामा, गामा शो कर रहा है इस बात को। इस बात का एप्लीकेशन जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है वो क्या है? इस चीज की सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो आपको देखने को मिलती है वो है ये कर्व। देखिए आपने क्या किया, ये पीवी कर्व बनाया। पहले हम स्टडी कर रहे हैं एक्सपेंशन को, एक्सपेंशन को स्टडी कर रहे हैं, एक्सपेंशन को स्टडी कर रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं एडियाबैटिक को, अब आपसे पेपर में पूछेगा इसमें कौन सा आइसोथर्मल और कौन सा एडियाबैटिक है, क्योंकि हम एक्सपेंशन को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिए वो गामा से मल्टीप्लाई हो रहा है। वॉल्यूम जो है, जो आपका स्लोप है वो गामा से मल्टीप्लाई हो रही है, मगर नेगेटिव साइन की तरह, नेगेटिव साइन भी है ना, उसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो कर्व है ये एडियाबैटिक कर्व है, और ये कैसा कर्व है? आइसोथर्मल कर्व है, और ये है किस केस में? एक्सपेंशन के केस में। तो वहीं पे अगर मैं इसी कर्व को प्लॉट करूं फॉर कंप्रेशन के लिए, पीवी कर्व, पेपर में कंफ्यूजन हो जाता है। पहले तो यही समझ आता कंप्रेशन है या एक्सपेंशन है। तो एक्सपेंशन की अगर कंप्रेशन की बात करेंगे कि वॉल्यूम क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम को डिक्रीज करना है तो यार मान लीजिए एक कर्व आपने ऐसा प्लॉट किया और एक कर्व आपने कुछ इस तरह से प्लॉट किया। अब आपको बताना है कौन सा कर्व एडियाबैटिक का है, कौन सा आपका आइसोथर्मल का है। तो देखिए इस चीज को समझने का वही चीज है। देखिए वॉल्यूम क्या करेगा? इस केस में डिक्रीज करेगा।
वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, यानी कि डीपी ओवर डीवी में जो आपके पास जो इक्वेशन निकल के आएगी, वॉल्यूम जो है डिक्रीज कर रहा है, इसलिए नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यानी कि पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा या, और गामा से वो चीज मल्टीप्लाई हो रही है। देखिए पी बाई वी की अगर स्टडी करते हैं, चेंज को ही स्टडी कर रहे हैं, तो यानी कि डीवी जो होगा क्या होगा, नेगेटिव जाएगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन में हम देखते हैं नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। मगर पॉजिटिव में जब वो कन्वर्ट हो रहे हैं तो दोनों इक्वेशंस में गामा का फर्क है, एडियाबैटिक में गामा से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब जो ऊपर जो कर्व जाएगा इस केस में वो क्या जाएगा, वो आपका जाएगा एडियाबैटिक के लिए, और नीचे वाला जाएगा आपका आइसोथर्मल के लिए। सो मेक श्योर अगर आपको ये चीजें पता हो, अगर आपको पेपर में कंफ्यूजन हो जाए, आपको लगता है कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप दोनों कर्व्स में से सिर्फ एक कर्व को ध्यान रखें और बाकी का दूसरा कर्व उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कर्व आपको पता होना चाहिए कि उसका उल्टा चलता है। ठीक है, आई होप इतनी बात आपके लिए क्लियर होगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो आप स्टडी करने वाले वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें हम डेफिनेशंस पे डेरिवेशंस पे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली फॉर्मूला ही याद रखेंगे। वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस वो कितना होता है, वर्क डन की वैल्यू जो निकल के आती है वो निकल के आती है 2.303 RT log to the base 10 P1 over P2 which is equal to 2.303 RT log to the base 10 V2 over V1। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि इक्वेशन P1 over P2 होता है और वहां पे V2 over V1 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं, इसमें आपको जो रिलेशन है आपको डायरेक्टली याद रखना है, वर्क डन इज इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू R ऑफ T2 माइनस T1 ओवर 1 माइनस गामा, या इसी इक्वेशन को हम थोड़ा मॉडिफाई करना चाहें तो हम इसी इक्वेशन को हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 1 ओवर 1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1। देखिए ये तो सिंपल सब्स्टिट्यूशंस हैं जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको बोले कि पीवी कर्व से अगर आपको आपको पीवी कर्व से आपको वर्क डन निकालना है, तो एरिया अंडर पीवी कर्व गिव्स अस वर्क डन। क्या मिलता है हमें वहां से, वर्क डन। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। देखिए उसके बाद आपको सिंपल एक प्रोसेस को स्टडी करना है, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेसेस। आइसोबारिक प्रोसेसेस क्या होंगे, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो आइसोबारिक प्रोसेस का जो कर्व होगा, क्योंकि उसमें प्रेशर कांस्टेंट रहना है, तो उसका कर्व कैसा बनेगा, ये अगर पीवी कर्व है तो उसका कर्व इस तरह से बनेगा, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करते हैं, अगर आपको आइसोकोरिक कर्व बनना है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, तो वॉल्यूम इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका आइसोकोरिक एंड आइसोबारिक, सॉरी, ये है आपका आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये क्या है आपका आइसोबारिक। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये है आपके पीवी कर्व्स। ठीक है, ये बात आपके लिए यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी। इस चीज में आपको हम एक चीज बताना स्किप कर गए, एक चीज मिस होगी हमसे, यहाँ पे हम उसको लिख लेते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में जो स्पेसिफिक हीट होती है C, वो कितनी होती है, 0। कहां से आई, अगेन डेल्टा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। हीट का एक्सचेंज 0 है, MC डेल्टा T। दिस इंप्लाइज C इज इक्वल टू 0। समझ के स्पेसिफिक हीट क्या होती है, 0 होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद अब आपके पास, अब हम बेसिक चीजों पे आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा चैप्टर ये है फाइंड अप होने वाला है, खत्म होने वाला है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये जो आपका बचा है, बाकी चीजें हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, क्योंकि कन्वेंशंस जो होती हैं, जो आप चूज करते हो इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, वो ऑपोजिट होती है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप केमिस्ट्री का
पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो या आप फिजिक्स का अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए पहली चीज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली में बोलता क्या है। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम स्टडी करेंगे उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली जो आपके पास इक्वेशन निकल के आती है वो होती है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसी इक्वेशन से हम क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से स्टडी करेंगे। यही इक्वेशन जो है हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करने में हेल्प करेगी। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि जब मैंने क्या किया, किसी सिस्टम को डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट को सप्लाई किया, मैंने क्या किया, किसी सिस्टम को डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट को सप्लाई किया, तो वो जो हीट होगी वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। एक हिस्सा जो होगा उसका इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा और दूसरा हिस्सा जो होगा वर्क डन करेगा। समझ के बात को, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम इसकी डायरेक्ट मैथमेटिकल डेफिनेशन के थ्रू स्टडी करने की हेल्प करें, समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो मैंने ये क्या चीज स्टडी की कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है आपको क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है आपको ये बोलता है कि जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो किसी सिस्टम को, वो जो हीट है वो चेंज ना केवल उसके, जब वो हीट में सिस्टम को सप्लाई कर रहा है तो वो जो हीट का यूज है दो हिस्सों में यूज हो रहा है। एक वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रहा है, सेकेंड वो पे वर्क डन कर रहा है, इसलिए डी क्यू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। और ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कि द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम इज यूज्ड टू चेंज इट्स इंटरनल एनर्जी एंड टू डू सम वर्क ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम। समझ के बात को। अब आपको यहाँ पे ना एक चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है आपको साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखना है। आपको यहाँ पे साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखना है। मैंने क्या कहा, साइन कन्वेंशंस केमिस्ट्री और फिजिक्स में डिफरेंट होती है, ऑपोजिट चलती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि देखिए हम याद रखेंगे सिर्फ पॉजिटिव वाली कब होंगी, ठीक है। तो याद रखिए पहला, जब हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, डी क्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर सिस्टम से हीट ले रहा हो तो डी क्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। दूसरा, व्हेन गैस एक्सपैंड्स, जब आपकी गैस एक्सपैंड कर रही है, यानी कि वर्क इज डन बाय द गैस, उस केस में डी डब्ल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब गैस काम कर रही है, सिस्टम काम कर रहा है तो पॉजिटिव होगा। थर्ड, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा, दिस इंप्लाइज डी यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इसका मतलब डी यू पॉजिटिव होगा। आई होप ये तीनों साइन कन्वेंशन आपको समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन आपको इतने से आपको याद करनी थी एंड इन साइन कन्वेंशन के बेसिस पे हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके पास ये उठता है, देखिए आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप स्टडी कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पेपर के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको आप स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। पहला, हम क्या करें, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड जो है वो वर्क डन करने में या इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में आपको यूज हो रही है। तो यानी कि आपको याद रखना है ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दिस first law of thermodynamics is basically क्या है, is basically the law of conservation of energy, is basically the law of conservation of energy, is basically the law of conservation of energy है। समझिए बात को। और ये जो लॉ है ये तीनों फेजेस के लिए, सॉलिड लिक्विड गैस के लिए काम करता है।
ठीक है। दूसरी बात, इसमें आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, सबकी यूनिट सेम होती है, सबको सेम लॉ में आपको रखना है। ठीक है, इसमें आपको याद, दूसरी चीज, सेकेंड चीज आपको याद रखनी है, फर्स्ट लॉ introduces the concept of internal energy. Zeroth law introduces the concept of temperature. इस चीज को आपने यही ध्यान में रख लेना है कि जीरोथ लॉ जो होता है टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देता है, थर्मल इक्विलिब्रियम में डील करता है। ठीक है, और जीरोथ लॉ जो होता है, फर्स्ट लॉ जो होता है, आपको किसका कॉन्सेप्ट देता है? ठीक है, इंटर एनर्जी का देता है। देखिए अब डी क्यू डी यू पर इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको समझ में निकल के आती है कि आपको ये बात समझना पड़ेगा कि किसी भी इंजन से या किसी भी सिस्टम से, ठीक है, आप तब तक वर्क डन नहीं करवा सकते जब तक उसको इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ना दो। समझ के याद रखिएगा, इट इज इम्पॉसिबल टू गेट वर्क from any machine without giving an equivalent amount of energy। अब देखिए पेपर में वो डायरेक्टली यही स्टेटमेंट देगा और पूछेगा दिस स्टेटमेंट इज एन एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। आपको समझना पड़ेगा दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ आपको बताता है इट इज इम्पॉसिबल टू गेट वर्क। इसको इजीली आप मिस इंटरप्रेट कर सकते हो विद सेकंड लॉ के साथ, बट ये फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन है। ठीक है, चलिए इतनी सी बातें क्लियर होगी। इसके बाद हम जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, देखिए इसके ना कुछ एप्लीकेशन है फर्स्ट लॉ की, ये हम उनको स्टडी करने वाले हैं। क्या स्टडी करने वाले हैं? एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आप डील कर रहे हो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? आपको पता है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है यानी कि dt इज इक्वल टू 0 है। टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी कि इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 है। आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका डी यू जो होगा वो 0 होगा सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इस बात का मतलब क्या है कि इंटरनल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है? टेम्परेचर के चेंज के ऊपर डिपेंड करती है। उस केस में आपका डी यू क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू में चेंज हो जाएगा। इस बात का मतलब क्या है कि जितनी भी हीट आप सप्लाई करवा रहे हो वर्क डन को करने में कामयाब हो रही है, उससे सारा का सारा काम जो है क्या है? वर्क डन का काम हो रहा है। दूसरा, अगर आप डील करते हो एडियाबैटिक प्रोसेस के साथ, एडियाबैटिक प्रोसेस पे, अगर आप एडियाबैटिक प्रोसेस पर डील कर रहे हो यानी कि डी क्यू 0 है, एडियाबैटिक प्रोसेस होने का मतलब क्या है कि डी क्यू की वैल्यू क्या है? 0 है। डी क्यू इज इक्वल टू 0 है। इस बात का मतलब क्या है कि डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू आएगा। इस बात का मतलब क्या है कि अगर मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं गैस में एडियाबैटिक प्रोसेस को कन्वर्ट कर रहा हूं, तो अगर मैं एडियाबैटिक प्रोसेस से डील कर रहा हूं तो अगर उसमें वर्क डन पॉजिटिव होगा तो इंटर एनर्जी का चेंज नेगेटिव होगा, और अगर वर्क डन नेगेटिव होगा तो इंटर एनर्जी का चेंज पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तीसरा, अगर मैं प्रोसेस डील करता हूँ, लेट जैसे हम डील कर रहे हैं आइसोकोरिक प्रोसेस के साथ। आइसोकोरिक प्रोसेस यानी कि वर्क डन क्या इसमें क्या चीज 0 होगी? डी वी 0 होगा। हम क्या चीज कर रहे हैं? अगर आइसोकोरिक प्रोसेस से अगर हम डील कर रहे हैं यानी कि डी वी इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी जो होता है वो 0 होगा। इस बात का मतलब क्या होगा कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू के बराबर होगा, यानी कि इस केस में आपका सारा का सारा जो हीट सप्लाई कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी को चेंज में आपको हेल्प कर रही है। ठीक है, चौथी चीज अगर आप बात करते हैं वो क्या है? साइक्लिक प्रोसेस। अगर हम बात करते हैं किसकी? साइक्लिक प्रोसेस की, यानी कि आप इनिशियल फाइनल पोजीशन जो है सेम है। अगर इनिशियल एंड प्रोसेस के, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करता है। अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो डी यू 0 होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर साइक्लिक प्रोसेस है डी यू 0 होगा, और इस केस में डी क्यू जो होगा डी डब्ल्यू के बराबर होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पांचवा मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग प्रोसेस क्या है? मेल्टिंग की अगर हम बात करते हैं, मेल्टिंग के केस में आपको ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि मेल्टिंग एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। मेल्टिंग एक आपका क्या है?
एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बेसिस में काम करता है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है मेल्टिंग के केस में जो डी क्यू होगा वो किसके बराबर होगा, एम एल के बराबर। एल क्या है, लेटेंट हीट हो जाती है, ठीक है। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, मेल्टिंग के केस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जितने वॉल्यूम का जो आपको सॉलिड उतने वॉल्यूम का आपका लिक्विड बनेगा, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जीरो होगा। अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा तो आपके पास जो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू के बराबर आ जाएगा। दिस इंप्लाइज डी यू इज इक्वल टू एम एल हो जाएगा। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इंटरनल एनर्जी जो होती है क्या करती है, इसको याद रखना पड़ेगा। इंटरनल एनर्जी जो होती है क्या करती है, मैं लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है। इस मस्ट बी रिमेंबर दैट इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग melting process is at constant temperature। ये हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इस बात का मतलब ये हुआ कि जो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है वो अकर कर रहा है ड्यू टू द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। इस ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर, इस बात का मतलब क्या हुआ कि इंक्रीज इन internal energy is due to increase in potential energy। समझ के बात, कोई बात ध्यान में रखनी है। फाइनली आपके पास जो प्रोसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है बॉइलिंग प्रोसेस। बॉइलिंग प्रोसेस में आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आपका जो रिलेशन निकल के आता है, आपको बॉइलिंग की प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो आपको रिलेशन निकल के आएगा वो निकल के आएगा du is equal to ml minus p v2 minus v1। कैसे आया, बॉइल किया, स्टीम बनेगी, स्टीम बनेगी तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखिए, ठीक है। फाइनली कई बार के क्वेश्चंस में जो टर्म यूज होती है वो होती है फ्री एक्सपेंशन। जो टर्म यूज होती है वो होती है फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन होने का मतलब क्या है, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस के बाद आपको समझना पड़ेगा, फ्री एक्सपेंशन जो होता है याद रखिएगा एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस केस में डी क्यू इज इक्वल टू जीरो होगा एंड डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो होगा। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा फ्री एक्सपेंशन में, ठीक है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि डी यू भी जीरो होगा। तो आपसे पेपर में पूछेगा विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर एट फ्री एक्सपेंशन, डी क्यू इज इक्वल टू जीरो, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, डी यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और ये तीनों स्टेटमेंट सही है। और इसमें एक बात और ध्यान में रखिएगा कि वी कैन नॉट प्लॉट पीवी डायग्राम फॉर किसके लिए, फ्री एक्सपेंशन के लिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फाइनली रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट Cp एंड Cv वो भी यहां से निकल जाता है, दैट इज Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ठीक है। और यहाँ पे ना आप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो आपको केमिस्ट्री में हेल्प करेगी कि du इज इक्वल टू Cv dt होता है एंड dq इज इक्वल टू Cp dt होता है। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आपको हेल्प करती है, ठीक है। चलिए आगे दो फॉर्मूलाज और हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला फॉर्मूला आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या किया, दो गैसेस को अगर आप मिक्स कर देते हो, दो गैसेस को आप मिक्स कर देते हो, ठीक है। तो जब आप दो गैसेस को मिक्स करते हो तो उसकी वजह से आपका न्यू सीवी जो बनता है, न्यू सीवी जो होता है वो कितना होता है, N1 CV1 प्लस N2 CV2 ओवर N1 प्लस N2 एंड Cp कितना हो जाता है, N1 CP1 N2 CP2 ओवर N1 प्लस N2, ठीक है। अब देखिए हमने फर्स्ट लॉ तो पढ़ लिया, ठीक है। बट मैं आपको एक बात बता देता हूं कि
फर्स्ट लॉ पे जो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी जो थोड़ी ज्यादा हो जाती है वो हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो किस पे चली जाती है? लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस पे लिमिटेशंस पे क्वेश्चन आ जा सकता है। देखिए पहली चीज, पहली लिमिटेशन क्या है? वो जो है आपको ये बताता है कि टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तो आपको ये बताता है कि टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट का फ्लो होगा, बट आपको ये नहीं बताता किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में होगा वो ये नहीं बताएगा। द फर्स्ट लॉ डज नॉट इंक्लूड द डायरेक्शन in which the change can occur। क्या मतलब इस बात का? अगेन मैं आपको रिपीट करता हूं। देखिए आपने क्या किया, दो बॉडीज को कांटेक्ट में रखा, एक हाई टेम्परेचर पे एक लो टेम्परेचर पे। हमें हमारा एक्सपीरियंस ये बताता है कि हीट का फ्लो होगा फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, बट थर्म लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो होता है सिंपली आपको ये बोलता है कि हीट का फ्लो होगा जहां पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा। वो कभी ये नहीं बताता कि हीट का फ्लो फ्रॉम कोल्ड टू हॉट नहीं हो सकता। समझिए बात को? ठीक है, इसी में दूसरा एग्जांपल जो आपका स्टडी करने के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है, इसी इसका सेकंड एग्जांपल भी आप समझ सकते हैं। कैसे? फ्रिक्शन वाला। आपने क्या किया, ब्रेक्स लगाई, ब्रेक्स लगाई तो फ्रिक्शन जनरेट हुई, फ्रिक्शन जनरेट हुई तो वर्क डन हुआ, वर्क डन जो हुआ वो हीट में कन्वर्ट हुआ, तो बात होगी। ठीक है, बट होता क्या है, जैसे जैसे कार के, जब कार का टेम्परेचर कम होता है, टायर्स का टेम्परेचर कम होता है, तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि वो जो टेम्परेचर कम हो तो हीट जो है वापस फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी और वो कार अपने आप मूव करना शुरू कर देगी। समझ गई बात को? तो ये उसकी लिमिटेशन है। ठीक है, दूसरा, इट डज नॉट टेल्स अस अबाउट द एक्सटेंट ऑफ द चेंज, कि कितना चेंज आएगा। एक्सटेंट ऑफ चेंज के बारे में कुछ नहीं बताता। ठीक है, तीसरा, सोर्स की कोई इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड नहीं करता। इट डज नॉट प्रोवाइड अस विद एनी इंफॉर्मेशन ऑफ सोर्स, कि सोर्स आपका हाई टेम्परेचर पे है, लो टेम्परेचर, सिंपली बोलता है कि भाई हीट का एक्सचेंज होना है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपके पास साइक्लिक प्रोसेस है, नॉन साइक्लिक प्रोसेस आपको पता है। साइक्लिक प्रोसेस जब आप इनिशियल कंडीशन में पहुंच जाओगे, नॉन साइक्लिक जब उस पर नहीं पहुंचते। ठीक है, इसके बाद आपके पास आते हैं हीट इंजन्स। देखिए हीट इंजन में हमें ज्यादा कुछ नहीं करना। हीट इंजन में बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास एक सोर्स होता है, एक वर्किंग सब्सटेंस होता है, सिंक होता है। ठीक है, ये ये टॉपिक आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, बट ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपके फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशंस हैं, तो आपको उस चीज में ही कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। सोर्स हो गया, फिर होता है आपका वर्किंग सब्सटेंस, और उसके बाद आपके पास चला जाता है सिंक। सिंक जहाँ पे आपकी एक्स्ट्रा हीट जो होती है वो चली जाती है। ये होता है T1 पे, ये होगा T2 पे, ये आपका वर्क डन करेगा। ठीक है, और T1 इज ग्रेटर देन T2 होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। तो यहां से अगर हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ से बात करें, सिंपली आपको क्वेश्चन आएगा एफिशिएंसी पे, तो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 ओवर Q1। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपके लिए नहीं बनेंगे। और कई केसेस में क्या होता है, आप Q1 ओवर T1 इज इक्वल टू Q2 ओवर T2, तो आप उससे रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, ये बात आपके यहाँ से क्लियर होगी। सेकेंडली, इसके बाद एक आपके पास जाता है रेफ्रिजरेटर की। अगर हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की, अगर हम बात करें, तो इसमें आपका सिंपली रिलेशन निकल के आता है, इसकी जो एफिशिएंसी निकल के आती है Q2 ओवर Q1 माइनस Q2 निकल के आता है। इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, रेफ्रिजरेटर जो होता है वो ऑपोजिट होता है, वो भी हीट इंजन के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। समझ के बात को? यहाँ पे क्या था,
ये क्या करता है, सोर्स से Q1 उठाता है और Q2 यहाँ रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। और ये जो रेफ्रिजरेटर होता है, ये देखिए पहली बात, ये टॉपिक को जल्दबाजी में क्यों करवा रहा हूँ, ये टॉपिक को जल्दी में क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता इस टॉपिक में आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करें, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। मैं अब ये टॉपिक आपको सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो पेपर में क्योंकि पेपर का लेवल इस बार हो सकता है थोड़ा हाई हो, तो हो सकता है कि वो यहाँ से क्वेश्चंस दे दे, इसलिए इस टॉपिक को करवा रहे हैं। इसके डिटेल्स में हम नहीं जा रहे, ठीक है। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करें, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपको वही आएगा, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आएगा। तो इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंक होता है T2 पे, वहां से आप हीट जनरेट करते हो, Q2 उसको रिसीव करते हो। यहाँ पे होता है आपका वर्किंग सब्सटेंस, जो वर्क डन करता है आपका कितना, W वर्क डन होता है जिसपे इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू, ठीक है। और ये Q1 हीट किसको दे देता है, सोर्स को दे देता है, ठीक है। बस ये सर्किट डायग्राम्स आपको पता होने चाहिए, क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक रिलेशन याद रखना है, Q2 ओवर Q1 इज इक्वल टू T2 ओवर T1 होता है, तो इसको आप उस तरह से भी रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। फाइनली आज के दिन का लास्ट टॉपिक, इसका लास्ट टॉपिक है, वो है आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ना आपको तीन तरह की स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलती है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें, इसको इन शॉर्ट अब समझने की कोशिश करें, ये बेसिकली आपको यही बताता है कि एफिशिएंसी किसी भी इंजन की 100% नहीं हो सकती। 100% एफिशिएंसी नहीं होने का मतलब ये है कि आप कोई भी ऐसा हीट इंजन डिजाइन नहीं कर सकते जो 100% एफिशिएंट हो, जितना हीट जिसको हमने उतना ही वर्क डन करे, ये कभी नहीं पॉसिबल है। और इसकी तीन डेफिनेशन है, केल्विन स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट, आपकी बुक में दो ही गिवन है, तो मेक श्योर आप उन दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। आई होप अब आपका सिलेबस यहाँ पे कवर हो चुका है। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल इंजन्स जो प्रोसेसेस वो भी आपको पता है क्या होते हैं, ठीक है। सो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको मैंने अगर रिपीट कर देता हूँ, आपको यहाँ पे केल्विन स्टेटमेंट साथ में क्लॉसियस स्टेटमेंट, इनको आपने याद कर लेना है डायरेक्टली, यही आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। सो इस तरह से आपका क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर जो है आज आप वाइंड अप कर चुके हो। अब हमें क्या करना है इस थ्योरम में, आप क्योंकि कार्नोट साइकिल एंड कार्नोट थ्योरम आपके सिलेबस से हट चुकी है, तो उस पर हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, उसको हम नहीं कवर कर रहे हैं, ठीक है। सो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक हमारा सिलेबस कवर हुआ, सो मेक श्योर आप इसको अच्छे से याद करें, एंड कल हम इस क्वेश्चन के थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। एंड एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए साइन कन्वेंशंस जो चैप्टर में हमने किए हैं उसको अच्छे से करिएगा। और आई होप आपको चैप्टर आज का अच्छा लगा होगा। सो मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़िए, कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी बेस्ट ऑफ लक, कल मिलते हैं आपसे, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।